Very good morning students, welcome to the class. Today we will start 7th chapter in your geography book, Human Environment, Settlement, Transport and Communication. This is your chapter, right? So we will start with this chapter today. Open your geography book, page number 47, right? Page number 47. In chapter 1, you have learned that early human beings depended entirely on nature for food, clothing and shelter. But with time, they learned new skills to grow food, build homes and develop better means of transport and communication. देखो चैप्टर 1 में हमने क्या पढ़ा था कि पहले जो ह्यूमन बीइंग था वो टोटली डिपेंडेंट था नेचर पे, ठीक है। रहता भी जंगलों में था, ठीक है, खाता भी फल फूल कच्चे जो भी उसको मिलते थे यार। पहले तो उसको कुकिंग करनी नहीं आती थी, घर बनाना नहीं आता था, तो पूरी तरीके से डिपेंडेंट था वो नेचर के ऊपर। लेकिन जैसे जैसे जो है वो ग्रो करता है, ठीक है, डेवलपमेंट होती है ह्यूमन बीइंग की, तो वो खाना बनाना सीखता है, घर बनाना सीखता है, ठीक है। और ट्रांसपोर्टेशन के जो है पहिए का आविष्कार होता है, ट्रांसपोर्टेशन शुरू होता है, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह फिर वो ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल करने लगता है। इन दिस वे दे मॉडिफाइड द एनवायरनमेंट वेयर दे लिव्ड, और इस तरीके से उन्होंने अपने आसपास का जो इन्वायरमेंट था उसको चेंज करना शुरू किया। कैसे चेंज करना शुरू किया? जैसे कि खेती करने के लिए जंगलों को साफ करना शुरू करा, घर बनाने के लिए लकड़ियाँ इकट्ठी करी होंगी, है ना, कंस्ट्रक्शन के काम के लिए, तो अपने आसपास के एनवायरमेंट को उसने चेंज करना शुरू किया। सेटलमेंट्स आर प्लेसेस वेयर पीपल बिल्ड देयर होम्स। सेटलमेंट क्या होता है? वो जगह जहाँ पे लोग अपने घर बनाते हैं। जैसे कहते हैं ना, आप कहाँ पे सेटल्ड हो, सेटल मतलब कहाँ पे आप घर बना के रह रहे हो, क्लियर। तो सेटलमेंट वो जगह होती है जहाँ पे ह्यूमन बींग्स रहते हैं। अर्ली ह्यूमन बींग्स लिव्ड ऑन ट्रीज एंड इन केव्स। पहले का आदमी कहाँ रहता था? पेड़ों पे रहता था या फिर गुफाओं में रहता था। When they started to grow crops, it became necessary to have a permanent home. जब उसने, देखो ये भी हमने पढ़ा था इनिशियल चैप्टर्स में कि जब वो खेती करना शुरू करता है तो खेती में क्या होता है, उसको खेत की देखभाल करनी होती है। पहले जमीन को साफ करना, बीज उगाना, ठीक है, उसके बाद उनको जो है इरिगेशन करना, पानी पहुंचाना, फिर जो है वीड्स वगैरह हटाना, और जो फसल पक जाती है तो उसको काटना। तो इस सारे काम के लिए उसको क्या होना पड़ता था? एक जगह सेटल होना पड़ता था, ठीक है, क्योंकि जो क्रॉप होती है वो ग्रो होने में समय लगता है उसको, ठीक है, तब तक उसकी देखभाल करनी पड़ती है। तो इस तरीके से ह्यूमन बीइंग धीरे धीरे सेटल होने लगता है। द सेटलमेंट्स ग्रू नियर द रिवर वैली एज वाटर वॉज अवेलेबल एंड लैंड वॉज फर्टाइल। देखो सेटलमेंट्स कहाँ पे बननी शुरू हुई? नदियों के आसपास। नदियों के आसपास क्यों? क्योंकि देखो एक तो पीने के लिए पानी चाहिए था लोगों को, और ऊपर से अपने खेती के लिए पानी चाहिए था, तो लोग नदियों के आसपास सेटल होने लगे। और नदी के आसपास की जो जमीन होती है वो ज़्यादा फर्टाइल होती है, वहाँ पे क्रॉप्स उगाना ज़्यादा ईजी होता है, ठीक है। तो धीरे धीरे लोग वहाँ पे सेटलमेंट अपनी बनाने लगे। With the development of trade, commerce and manufacturing, human settlements became larger. जैसे जैसे देखो व्यापार बढ़ने लगा, कॉमर्स, मैन्युफैक्चरिंग, लोग ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग करने लगे, ठीक है, सामान बनाने लगे, उस तरीके से जो है धीरे धीरे जो हमारी ह्यूमन सेटलमेंट है वो और बड़ी होने लगी, बड़े बड़े, ठीक है, बड़े बड़े घर, बिल्डिंग्स। आज के टाइम में क्या है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स होती है, फ्लैट्स होते हैं, है ना। सेटलमेंट फ्लरिश्ड एंड सिविलाइजेशन डेवलप्ड नियर रिवर वैलीज। सेटलमेंट्स कहाँ पे ग्रो होती हैं? देखो कहाँ पे सिविलाइज होती है? ज़्यादातर नदियों की घाटियों में, ठीक है। हमने देखा था हड़प्पा सिविलाइजेशन, वो भी नदी की घाटी में थी, इंडस रिवर के पास, ठीक है, क्योंकि नदी के आसपास की जमीन भी फर्टाइल होती है, लोगों की पानी की जो नीड्स होती है वो इजीली पूरी हो पाती है। डू यू रिकॉल द नेम्स ऑफ सिविलाइजेशन दैट ग्रू अलॉन्ग द बैंक्स ऑफ रिवर इंडस? देखो अभी हमने नाम लिया उसी सिविलाइजेशन का। कौन सी ऐसी सिविलाइजेशन थी जो इंडस रिवर के पास ग्रो हुई थी? हड़प्पन सिविलाइजेशन, इंडस रिवर के पास वही सिविलाइजेशन ग्रो हुई थी। टिग्रीज, नाइल एंड हुआंग हे, ये अलग अलग सिविलाइजेशन है जो अलग अलग नदियों के किनारे हुई है, ठीक है। ये नदियों के नाम है। नाइल रिवर के पास कौन सी सिविलाइजेशन हुई? टिग्रीज के पास, हुआंग हे के पास, ठीक है। सेटलमेंट्स कैन बी परमानेंट और टेम्परेरी। सेटलमेंट्स दोनों तरीके की हो सकती हैं, परमानेंट घर भी हो सकते हैं लोगों के, टेम्परेरी भी हो सकते हैं। सेटलमेंट्स विच आर ऑक्यूपाइड फॉर अ शॉर्ट टाइम आर कॉल्ड टेम्परेरी सेटलमेंट। अब हम टेम्परेरी सेटलमेंट किनको कहेंगे? जिनमें जो है कुछ समय के लिए कोई रहेगा, ठीक है, कुछ समय के लिए उनको ऑक्यूपाई करके रहेगा, वो टेम्परेरी सेटलमेंट है। और जहाँ पे वो परमानेंट रहेगा, काफ़ी लंबे समय तक रहेगा, उसको हम परमानेंट सेटलमेंट बोल देते हैं, ठीक है। The people living in deep forest, hot and cold desert and mountains often dwell in such temporary settlement. अब ये temporary settlement कहाँ कहाँ पे होती है? देखो
जो बहुत घने जंगल होते हैं वहाँ पे रहने जो लोग रहते हैं, हॉट और कोल्ड जो डेजर्ट होते हैं, बहुत गर्म या बहुत ठंडे, ज़्यादा लंबे समय तक तो नहीं रह पाएंगे वहाँ पे लोग, माउंटेन्स होते हैं, ठीक है। ये ऐसी जगह है जहाँ पे लोग टेम्पररी सेटलमेंट बनाकर रहते हैं। दे प्रैक्टिस हंटिंग, गैदरिंग, शिफ्टिंग, कल्टिवेशन एंड ट्रांसह्यूमेंस, ठीक है। ये सब लोग, ये सारे नाम आपने सुने हैं, सब पता है आपको। शिफ्टिंग, कल्टिवेशन हमने डिटेल में पढ़ा था, ठीक है। ये सारे चीज़ें करते हैं ये लोग वहाँ पे। हाउएवर मोर एंड मोर सेटलमेंट्स टुडे आर परमानेंट सेटलमेंट्स। हालांकि आज के समय में क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा परमानेंट सेटलमेंट बनती जा रही है, लोग परमानेंट सेटल होते जा रहे हैं एक जगह, क्योंकि अभी हंटिंग गैदरिंग तो कोई करता नहीं है, ठीक है। अब आदमी क्या है, एजुकेटेड है, पढ़ा लिखा है, एक जगह सेटल होने लगा है, ठीक है, डिपेंडेंट नहीं है बहुत ज़्यादा। इन these settlements people build homes to live in। अब परमानेंट सेटलमेंट क्या होती है, जहाँ पे लोग अपने घर बनाकर रहते हैं, ठीक है। It was Mary's birthday party. She and her friends were waiting for Gurpreet to arrive so that Mary could cut the cake। अब मैरी का बर्थडे पार्टी है और वो मैरी और उसके फ्रेंड्स किसका वेट कर रहे हैं, गुरप्रीत का, ताकि जब गुरप्रीत आए तो मैरी अपने बर्थडे का केक कट करे। एट लास्ट गुरप्रीत अराइव्ड टायर्ड, कफिंग एंड वीजिंग। सब बहुत देर बाद जो है गुरप्रीत आती है, बहुत थकी हुई होती है, उसको कोल्ड कफ होता है, ठीक है, बीमार होती है। शी एक्सप्लेन दैट द ट्रैफिक जैम वॉज टेरिबल। वो बताती है कि ट्रैफिक जैम बहुत भयानक था, मतलब बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम था रास्ते में। मैरीज मदर मिसेस थॉमस पेटेड गुरप्रीत्स बैक एंड साइड, ओह द पोल्यूशन इन आवर सिटी। अब जो मैरी की मदर होती है मिसेस थॉमस, वो गुरप्रीत की कमर पे इस तरीके से थपथपा के बोलती हैं, ओह द पोल्यूशन इन आवर सिटी, मतलब वो कहती है कि भाई अब ट्रैफिक है तो पोल्यूशन भी है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो कहती है हमारे शहर का पोल्यूशन तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो खांस रही होती है उस समय, है ना। प्रसाद हैड रिसेंटली कम फ्रॉम हिज विलेज। प्रसाद कौन है, जो अभी अभी अपने गांव से आया है। ही आस्क्ड व्हाई डू वी हैव सच ट्रैफिक जाम्स एंड सच पॉल्यूशन इन द सिटीज़। वो पूछते हैं कि क्यों शहरों में इतना ज़्यादा जाम होता है और इतना ज़्यादा पॉल्यूशन होता है। The number of vehicles is increasing day by day due to the growing population in cities, Mary's father Mr. Thomas replied। अब जब वो पूछते हैं प्रसाद, जो कि गांव से आए हैं, वो कहते हैं इतना ज़्यादा ट्रैफिक क्यों है शहरों में, इतनी ज़्यादा पोल्यूशन क्यों है, तो वो बताते हैं क्योंकि शहरों की जो पॉपुलेशन है वो लगातार बढ़ती जा रही है। पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से लोग ज़्यादा व्हीकल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं और ज़्यादा व्हीकल्स इस्तेमाल होने से पोल्यूशन बढ़ रहा है। मैरी आस्क्ड देन व्हाई आर पीपल कमिंग टू सिटीज, हर मदर रिप्लाइड। अब मैरी पूछते तो लोग शहरों में आ ही क्यों रहे हैं, तो उसकी मदर जो है वो रिप्लाई करती है, दे कम लुकिंग फॉर जॉब्स, बेटर एजुकेशन एंड मेडिकल फैसिलिटीज़। क्यों आते हैं शहरों में, अच्छी स्वास्थ्य जो है अच्छी जॉब ले पाने के लिए आते हैं शहरों में, अच्छी शिक्षा पाने के लिए आते हैं, अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज़ पाने के लिए लोग गाँव से शहरों में शिफ्ट होते हैं। Mary fathers inquired, if so many people keep coming to cities, where will all the people live? अब मैरी फर्दर इंक्वायर्ड, मैरी जो है और फिर से पूछती है कि अगर सारे ही लोग शहर में आके बस जाएंगे, रहने लगेंगे, मतलब इतने सारे लोग जो है सिटी में आ जाएंगे, तो लोग रहेंगे कहाँ पे, सारे ही लोग अगर सिटी में आ जाएंगे तो फिर लोग रहेंगे कहाँ पे। मिस्टर थॉमस सेड दैट इज वाई यू सी सो मेनी स्लम्स एंड स्क्वेटर सेटलमेंट वेयर पीपल स्टे इन कंजस्टेड एंड अनहाइजीनिक कंडीशन। इसीलिए आपने झुग्गी झोपड़ी देखी होगी, उसके फादर कहते हैं आपने स्लम एरिया देखा होगा, स्लम झुग्गी झोपड़ी वाला एरिया, जो कि बहुत ही अनहाइजीनिक भी होता है, ठीक है, साफ सुथरा नहीं होता और बहुत ज़्यादा कंजस्टेड होता है, ठीक है, छोटे छोटे जगह होती है वहाँ पर रहने के लिए। शॉर्टेज ऑफ पावर एंड वाटर सप्लाई आर कॉमन प्रॉब्लम्स इन द सिटीज। इसीलिए जो है पानी की, बिजली की कमी शहरों में एक आम प्रॉब्लम बन चुकी है, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। प्रसाद सेड आवर विलेजेस मे नॉट हैव बिग सिनेमा हॉल्स, वेल इक्विप्ड स्कूल्स एंड गुड हॉस्पिटल्स, बट वी हैव लॉट ऑफ ओपन स्पेसेस एंड फ्रेश एयर टू ब्रीथ इन। अब प्रसाद जो कि गाँव से आए हैं वो क्या बताते हैं कि ठीक है, हमारे गाँव में ना बहुत बड़े बड़े सिनेमा हॉल नहीं है, वेल इक्विप्ड स्कूल्स नहीं है, अच्छे हॉस्पिटल नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे पास खुली जगह है, ठीक है, ओपन स्पेसेस है, और जो है हम जो है फ्रेश एयर में ब्रीथ कर सकते हैं। When my grandfather was sick, we had to rush him to the city hospital। वो कहते हैं जब मेरे ग्रैंडफादर जो है बीमार पड़े थे तो हम जो है शहर के हॉस्पिटल की ओर भागे थे। कहने का मतलब है गांव में इन्वायरमेंट तो अच्छा है, खुली जगह तो है, लेकिन वहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं है। शहरों में फैसिलिटीज़ तो है लेकिन पॉपुलेशन ज़्यादा है, फिर वहाँ पे तो पोल्यूशन भी ज़्यादा है।
फ्रॉम द अबव कन्वर्सेशन वी कैन आइडेंटिफाई टू डिफरेंट पिक्चर्स ऑफ सेटलमेंट्स। देखो ऊपर की ये जो स्टोरी अभी हमने पढ़ी है इससे हमें दो तरह की सेटलमेंट्स पता चलती है, एक गाँव की और एक शहर की। द रूरल एंड द अर्बन सेटलमेंट, राइट। द विलेजेस आर रूरल सेटलमेंट। गाँव जो होते हैं वो क्या होते हैं, रूरल सेटलमेंट होते हैं, ग्रामीण इलाके होते हैं। वेयर पीपल आर एंगेज इन एक्टिविटीज लाइक एग्रीकल्चर, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, क्राफ्ट वर्क एंड ट्रेडिंग एक्सेट्रा। ठीक है, यही सारे काम करते हैं गाँव के लोग। रूरल सेटलमेंट्स कैन बी कॉम्पैक्ट और स्कैटर्ड। गांव की जो सेटलमेंट होती है वो छोटी भी हो सकती हैं या फिर बिखरी हुई, स्कैटर्ड मतलब बिखरी हुई, दूर दूर भी हो सकती हैं। ठीक है, अ कॉम्पैक्ट सेटलमेंट इज अ क्लोजली बिल्ट एरिया ऑफ dwellings वेयर एज फ्लैट लैंड इज अवेलेबल। देखो कॉम्पैक्ट सेटलमेंट, कॉम्पैक्ट समझते हो, एक छोटा एरिया, ठीक है, कॉम्पैक्ट सा छोटा सा घर बना हुआ है, ठीक है, खुला खुला नहीं है, बहुत ही छोटे छोटे घर हैं, ठीक है। वेर एवर फ्लैट लैंड इज अवेलेबल, जहाँ पे भी फ्लैट लैंड अवेलेबल होती है वहाँ पे कॉम्पैक्ट घर जो है बना दिए जाते हैं। इन अ स्कैटर्ड सेटलमेंट dwellings आर स्पेस ओवर एन एक्सटेंसिव एरिया। स्कैटर्ड सेटलमेंट क्या होगा, बिखरा हुआ, जो कि खुले स्पेस में बना हुआ होगा। ठीक है, स्कैटर्ड का मतलब ये बिखरा हुआ मतलब जो ज़्यादा स्पेस में बना हुआ है। दिस टाइप ऑफ सेटलमेंट इज मोस्टली फाउंड इन हिली ट्रैक्ट्स, थिक फॉरेस्ट एंड रीजन्स ऑफ एक्सट्रीम क्लाइमेट। इन सारी जगहों पे इस तरीके के सेटलमेंट जो है पाए जाते हैं जहाँ पे बहुत एक्सट्रीम क्लाइमेट हो, बहुत ज़्यादा ठंड हो या बहुत ज़्यादा गर्मी हो, या फिर हिली ट्रैक्ट्स हो, थिक फॉरेस्ट हो। यहाँ पे इन रूरल एरियाज पीपल बिल्ड हाउसेज टू सूट देयर इन्वायरमेंट। रूरल एरिया में लोग कैसे घर बनाते हैं, अपने आसपास के इन्वायरमेंट को सूट करता हुआ घर बनाते हैं। ठीक है, गर्मी है तो उस हिसाब से घर, ठंड है तो उस हिसाब से घर बनाएंगे। इन रीजन्स ऑफ हैवी रेनफॉल दे हैव स्लांटिंग रूफ्स। देखो जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है वहाँ पे वो छत कैसी बनाते हैं, स्लांटिंग रूफ, ताकि जो बारिश का पानी है तुरंत बह के निकल जाए, झोपड़ी जैसी छत होती है ना, स्लांटिंग। Places where water accumulates in the rainy season are houses. Seasons the houses are constructed on a raised platform or stilts। देखो जैसे ये हाउस दिखा रखा है 7.4 में, देखो जहाँ पे बारिश का पानी जमा होने का डर रहता है, संभावना रहती है कि बहुत ज़्यादा बारिश होगी तो पानी भरेगा, तो वहाँ पे लोग क्या करते हैं, इस तरीके से ऊंचे एरिया में अपने घर बनाते हैं। ठीक है, ऊंची सेटलमेंट्स पे बनाते हैं। ठीक है, thick mud walled houses were thatched roofs are common in the areas of hot climate। अब जहाँ पे बहुत hot climate होगा वहाँ पे क्या होगा, thatched roof होगी, मतलब छत को वो ऐसा बनाएंगे, बिल्कुल मड वॉल होगी, मिट्टी की दीवारें होगी, जिससे घर ठंडा रह सके, वो सारे काम करेंगे। ठीक है, छत को इतना अच्छे से कवर करेंगे कि गर्म ना हो घर। ठीक है, लोकल मटीरियल्स लाइक स्टोन, मड, क्ले, स्ट्रॉ एक्सेट्रा आर यूज टू कंस्ट्रक्ट द हाउस। ठीक है, ये सारे सामान यूज करेंगे अपना घर बनाने के लिए। द टाउन्स आर स्मॉल एंड द सिटीज आर लार्जर अर्बन सेटलमेंट्स। टाउन्स छोटे होते हैं और जो सिटी होती है वो बहुत बड़ी अर्बन सेटलमेंट्स होती है, बड़े बड़ी, मतलब बहुत बड़ा, एक शहर बड़ा होता है, टाउन थोड़ा छोटा होता है और गाँव और भी छोटा होता है। इन अर्बन एरियाज द पीपल आर एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग एंड सर्विसेज। शहरों में लोग किन किन कामों में लगे होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग में, कोई सामान बना रहे होते हैं, ट्रेडिंग में या फिर सर्विस कर रहे होते हैं, टीचर, डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, कुछ भी हो सकती है। नेम सम ऑफ द विलेजेस, टाउन्स एंड सिटीज इन योर स्टेट। आपको पता है अपने स्टेट के कुछ गांव के नाम भी पता होंगे, कुछ टाउन के नाम भी पता होंगे और कुछ सिटी के नाम भी पता होंगे। ठीक है, ट्रांसपोर्ट इज द मीन्स बाय विच पीपल एंड गुड्स मूव। ट्रांसपोर्ट क्या होता है, जिसके द्वारा सामान एक जगह से दूसरी जगह आता जाता है और ह्यूमन बींग्स भी एक जगह से दूसरी जगह आते जाते हैं। इन द अर्ली डेज इट टुक अ ग्रेट डील ऑफ टाइम टू ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंसेज। पहले के समय में क्या होता था, बहुत समय लगता था एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करने में। पीपल हैड टू वॉक एंड यूज एनिमल्स टू कैरी देयर गुड्स। लोगों को जो है या तो चल के जाना पड़ता था या एनिमल्स का इस्तेमाल करना पड़ता था अपने सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए। With the passage of time, different means of transport developed, but even today people use animals for transport। देखो जैसे जैसे समय बीतता गया हमने नए नए जो है ट्रांसपोर्टेशन के मीन्स जो है बनाने शुरू किए। ठीक है, रेलगाड़ी है, मेट्रो है, आज के टाइम में तो एरोप्लेन है, लेकिन आज के समय में भी लोग जो है पशुओं का, जानवरों का इस्तेमाल करते हैं एज अ ट्रांसपोर्ट। ठीक है, जैसे कि हॉर्स कार्ट, घोड़ा गाड़ी देखी होगी आपने, आज भी इस्तेमाल होती है। ठीक है, इन आर कंट्री डोंकीज, म्यूल्स, बुलक्स एंड कैमल्स आर कॉमन। इन द एंडेज माउंटेन्स ऑफ साउथ अमेरिका इलम्स आर यूज्ड एज आर याक्स इन तिब्बत। देखो अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके के जानवर जो है ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं। जैसे एंडेस माउंटेन में जो है
इलम्स यूज होते हैं, तिब्बत में याक यूज होते हैं। द अर्ली ट्रेडर्स फ्रॉम अदर कंट्रीज यूज टू टेक सेवरल मंथ्स टू रीच इंडिया। पहले के समय में लोग जो व्यापार करने भारत आते थे, कई कई महीनों चल के आते थे अपनी कंट्री से भारत में, ठीक है। दे टुक ईदर द सी रूट और द लैंड रूट, या तो वो समुद्र के रास्ते से आते थे भारत में या फिर लैंड के रास्ते से, जमीन के रास्ते से आते थे। एरोप्लेन्स हैव मेड ट्रेवल फास्टर। एरोप्लेन की मदद से आज जो है हम बहुत फास्ट एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, ट्रेवल कर सकते हैं। नाउ इट टेक्स ओनली 6 to 8 hours टू ट्रेवल फ्रॉम इंडिया टू यूरोप। अगर इंडिया से आपको यूरोप जाना है तो सिर्फ 6 से 8 घंटे में आप आराम से पहुंच सकते हैं। मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दस सेव्स टाइम एंड एनर्जी। इस तरीके से जो आज के मॉडर्न टाइम के जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है उससे टाइम और एनर्जी दोनों की ही बचत होती है, ठीक है। द फोर मेजर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर रोडवेज, रेलवेज, वाटरवेज एंड एयरवेज, ठीक है। आप अपने प्रीवियस क्लासेस में इन सब के बारे में पढ़ के आए हैं, ठीक है। आपको पता है रोडवेज क्या होता है, जो सड़क पे चलती हैं वाहन, रेलवेज यानी कि रेलगाड़ी, वाटरवेज जो पानी पे चलते हैं, और एयरवेज जो एरोप्लेन्स हो गए, हेलीकॉप्टर्स हो गए, ये सारे आपके एयरवेज में आते हैं, क्लियर। तो सबसे पहले रोडवेज देखते हैं। द मोस्ट कॉमनली यूज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट स्पेशली फॉर शॉर्ट डिस्टेंसेज आर रोड। छोटे दूरी की अगर आपको यात्रा करनी है तो सबसे कॉमनली आप कहाँ से क्या इस्तेमाल करेंगे, रोडवेज। दे कैन बी मेटल्ड और अनमेटल्ड, यानी कि पक्के रोड भी हो सकते हैं और कच्चे रोड भी हो सकते हैं। द प्लेन्स हैव अ डेंस नेटवर्क ऑफ रोड। जो प्लेन एरिया होते हैं, प्लेन लैंड होती है, वहाँ पे जो है रोड बहुत इजीली बनते हैं, बहुत एक डेंस घना एक जो है नेटवर्क है रोड्स का, बहुत जगह जगह पे आपको रोड्स मिल जाएंगे। रोड्स हैव ऑल्सो बीन बिल्ड इन टेरेन्स लाइक डेजर्ट, फॉरेस्ट एंड इवन हाई माउंटेन्स। रेगिस्तान में, पहाड़ों पे, ठीक है, जंगलों में भी सड़कें बनाई गई हैं। मनाली लेह हाईवे इन द हिमालय माउंटेन्स इज वन ऑफ द हाईएस्ट रोडवेज इन द वर्ल्ड। देखो जो मनाली लेह का जो हाईवे है वो वर्ल्ड का सबसे ऊंचे रोडवेज में से एक है, ठीक है। रोड्स बिल्ट अंडरग्राउंड आर कॉल्ड सबवेज अंडरपाथ। जो रोड अंडरग्राउंड बनाए जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, सबवेज बोलते हैं या फिर अंडरपाथ बोलते हैं, क्लियर, याद रखना है आपको। फ्लाईओवर्स आर बिल्ट ओवर रेज्ड स्ट्रक्चर। फ्लाईओवर्स क्या होते हैं, जो कि थोड़े से रेज्ड उठे हुए स्ट्रक्चर पे बनाए जाते हैं, ठीक है, जमीन से काफी ऊंचे होते हैं। रेलवेज, द रेलवेज कैरी हैवी गुड्स एंड पीपल ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेज क्विकली एंड चीपली। रेलवे क्या होता है, लंबी दूरी की अगर आपको यात्रा करनी है तो सस्ते में और कम समय में आप कर सकते हैं, ठीक है। द इन्वेंशन ऑफ द स्टीम इंजन एंड द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हेल्प इन स्पीडी डेवलपमेंट ऑफ रेल ट्रांसपोर्ट। भाप के इंजन के आविष्कार से और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की वजह से क्या हुआ था, जो रेल हम जो है काफ़ी स्पीडी डेवलपमेंट कर पाए रेल ट्रांसपोर्ट की। डीजल एंड इलेक्ट्रिक इंजन हैव लार्जली रिप्लेस द स्टीम इंजन। आज के समय में क्या है, डीजल और जो है बिजली के इंजन हैं जिन्होंने रिप्लेस कर दिया भाप के इंजन को, क्लियर। इन प्लेसेस सुपर फास्ट ट्रेन्स हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड टू मेक द जर्नी फास्टर। अब क्या है, सुपर फास्ट ट्रेन्स भी चलती हैं ताकि और ज़्यादा फास्टली एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा जा सके। द रेलवे नेटवर्क इज वेल डेवलप्ड ओवर द प्लेन एरिया। देखो प्लेन एरिया में भी जो है रेल की पटरी बिछाना आसान होता है, तो जितने भी प्लेन लैंड है वहाँ पे रेलवे नेटवर्क आपको अच्छा मिलेगा। एडवांस टेक्नोलॉजी स्किल्स हैव एनेबल्ड लेइंग ऑफ रेलवे लाइंस इन डिफिकल्ट माउंटेन टेरेन्स ऑल्सो। जो एडवांस टेक्नोलॉजी है उसकी मदद से हमने डिफिकल्ट जो जमीन है, भूभाग है, उस पर भी हम रेलवे नेटवर्क बनाने में कामयाब रहे हैं। बट दीज आर मच फ्यूअर इन नंबर। लेकिन ये उतना ज़्यादा डेवलप नहीं है, पहाड़ों पे जैसे कम है रेलवे नेटवर्क, ठीक है, प्लेन लैंड पे ज़्यादा है। इंडियन रेलवे नेटवर्क इज वेल डेवलप्ड, इट इज़ द लार्जेस्ट इन एशिया, ठीक है। भारत का जो रेलवे नेटवर्क है वो एशिया का सबसे लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क है। वाटरवेज, यू हैव ऑलरेडी लर्न दैट सिंस अर्ली डेज वाटरवेज वर यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन। आपको पता है बहुत पहले के टाइम से वास्को डी गामा पानी के रास्ते आया था भारत, ठीक है, तो बहुत पुराने टाइम से वाटरवेज जो है एज ए ट्रांसपोर्टेशन इस्तेमाल किया जा रहा है।
ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल हो रहा है। वाटरवेज आर द चीपेस्ट फॉर कैरिंग हैवी एंड बल्की गुड्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेज। बहुत लंबी दूरी पे अगर आपको बहुत ज़्यादा सामान पहुंचाना है, आपको पता है शिप्स पर कितना कितना सामान आता है, तो अगर आपको बहुत ज़्यादा सामान, बहुत भारी सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाना है तो वाटरवेज सबसे सस्ता पड़ता है। देर आर मेनली टू टाइप्स, इनलैंड वाटरवेज एंड सी रूट। दो तरीके के वाटरवेज होते हैं, एक तो इनलैंड हो गया और दूसरा सी रूट हो गया। नेविगेबल रिवर्स एंड लेक्स आर यूज्ड इन एज इनलैंड वाटरवेज। देखो जो देश के अंदर जो नदियां हैं, लेक्स हैं, उनका जब हम इस्तेमाल करते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं, इनलैंड वाटरवेज। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट इनलैंड वाटरवेज आर गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। ठीक है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट, गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, द ग्रेट लेक्स इन नॉर्दर्न अमेरिका एंड द रिवर नाइल इन अफ्रीका। ये जो है कुछ इनलैंड वाटर के वेज के आपके उदाहरण हैं। सी रूट्स एंड ओशियन रूट्स आर मोस्टली यूज फॉर ट्रांसपोर्टिंग मर्केंटाइज एंड गुड्स फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। देखो समुद्र के या महासागर के जो रास्ते हैं वो ज़्यादातर एक देश से दूसरे देश में सामान पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। दीज रूट्स आर कनेक्टेड विद द पोर्ट्स। अब ये जो है पोर्ट से, बंदरगाहों से कनेक्टेड होते हैं। बंदरगाह क्या होती है, जहाँ पे समुद्र के रास्ते सामान आता है, वहाँ पे सामान की लोडिंग अनलोडिंग की जाती है, जहाँ पे शिप्स आकर रुकती हैं। ठीक है, सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट पोर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड आर, इम्पॉर्टेंट पोर्ट्स देखो कौन कौन से वर्ल्ड के, सिंगापुर एंड मुंबई इन एशिया, न्यूयॉर्क लॉस एंजल्स इन नॉर्थ अमेरिका, रियो डी जनेरियो इन साउथ अमेरिका, डर्बन एंड केप टाउन इन अफ्रीका। सारे नाम लर्न होने चाहिए आपको। सिडनी इन ऑस्ट्रेलिया, लंदन एंड रॉटरडैम इन यूरोप। कैन यू नेम सम ऑफ द पोर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। अभी हमने पढ़ ली है, ठीक है, लर्न कर लेना अच्छे से। एयरवेज, दिस इज द फास्टेस्ट वे ऑफ ट्रांसपोर्ट डेवलप्ड इन द अर्ली 20th सेंचुरी। देखो एयरवेज क्या है, सबसे फास्टेस्ट मोड ऑफ कम्युनिकेशन है। सबसे तेजी से अगर आपको पहुंचना है कम से कम समय में, तो आप एयरवेज का इस्तेमाल कर सकते हो। इट इज़ ऑल्सो द मोस्ट एक्सपेंसिव ड्यू टू हाई कॉस्ट ऑफ फ्यूल्स। लेकिन ये सबसे महंगा भी है, जितने भी ट्रांसपोर्टेशन के मीन्स है सबसे महंगा एयरवेज है। क्यों, क्योंकि फ्यूल की कॉस्ट बहुत ज़्यादा आती है ईंधन की। एयर ट्रैफिक इज एडवर्सली अफेक्टेड बाय बैड वेदर लाइक फॉग एंड स्टॉर्म। देखो एयर ट्रैफिक किससे अफेक्ट होता है, अगर बहुत ज़्यादा धूप है, ठीक है, बारिश है, स्टॉर्म है, तूफान आ गया कोई, तो एयर ट्रैफिक जो है अफेक्ट होता है। फ्लाइट्स आपने देखा होगा डिले हो जाती है, कैंसिल हो जाती हैं। इट इज़ द ओनली मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट टू रीच द मोस्ट रिमोट एंड डिस्टेंट एरिया, स्पेशली वेयर देर आर नो रोड्स एंड रेलवे। देखो ऐसे रिमोट एरिया मतलब जहाँ तक पहुँचना बहुत मुश्किल है, सड़कें भी नहीं है, रेलवे भी नहीं है, तो वहाँ पे आप एयरवेज के थ्रू आसानी से पहुँच सकते हैं, क्योंकि ऊपर तो कोई पहाड़ नहीं अटकेगा रास्ते में, ठीक है, कोई रेगिस्तान नहीं होगा, ठीक है, कोई पानी का कोई अड़चन नहीं होगी, तो आप एयरवेज से ऐसे जगहों पे भी आसानी से पहुँच सकते हैं जहाँ पे रेलवे नहीं पहुँच सकता या जहाँ पे सड़क मार्ग नहीं पहुँच सकता। ठीक है, helicopters are extremely useful in most inaccessible areas and in time of calamities for rescuing people and distributing food, water, clothes and medicine। देखो आपने देखा होगा कभी बाढ़ आती है या कभी भूकंप आता है तो हेलीकॉप्टर से लोगों तक पहुंचाया जाता है खाना। तो हेलीकॉप्टर सबसे आसान तरीका है जहाँ आपको जो है लोगों तक खाना पहुंचाना है, पानी पहुंचाना है, कपड़े मेडिसिन पहुंचाने हैं। ठीक है, सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट एयरपोर्ट्स आर दिल्ली, मुंबई, न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, फ्रैंकफर्ट एंड कैरो। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट्स हैं। कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वेइंग मैसेजेस टू अदर्स। कम्युनिकेशन का मतलब क्या है, अपने मैसेज को किस दूसरों तक पहुंचाना, चाहे वो लिख के है, चाहे वो बोल के है, चाहे वो साइंस या सिंबल्स के थ्रू है। विद द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी ह्यूमंस हैव डिवाइस्ड न्यू एंड फास्ट मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन। जैसे जैसे देखो टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट होगी, हमने अलग अलग तरीके कम्युनिकेशन मोड्स जो है डेवलप करे हैं। ठीक है, the figure 7.10 explains the evolution of the communication system. The advancement in the field of communication has brought about an information revolution in the world। देखो जैसे ही देखो कम्युनिकेशन में एडवांसमेंट हुई है, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में काफ़ी चेंजेस आए हैं, काफ़ी ज़्यादा जो है एडवांसमेंट आई है। रेवोल्यूशन मतलब क्रांति आई है एक तरीके की। अब आसानी से जो है आप अपने फ़ोन में कोई भी इंफॉर्मेशन देख सकते हैं, कम्युनिकेशन में एडवांसमेंट आने की वजह से ही तो है। Different modes of communication are used to provide information to educate as well as to entertain। देखो अलग अलग मोड्स हम इस्तेमाल कर सकते हैं कम्युनिकेशन के, एंटरटेनमेंट के लिए, स्टडी के लिए, ठीक है, इन्फॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए। थ्रू न्यूज़पेपर्स, रेडियो एंड टेलीविजन वी कैन कम्युनिकेट विद अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। ठीक है, ये क्या है, मास कम्युनिकेशन के तरीके हैं, रेडियो, टेलीविजन, न्यूज़पेपर। ज़्यादा लोगों तक जगह जब आपको बात पहुँचानी है तो आप इनका इस्तेमाल कर सकते हो।
दे आर देयरफॉर कॉल्ड मास मीडिया, इसलिए इन सबको हम क्या कहते हैं, मास मीडिया कहते हैं। द सैटेलाइट्स हैव मेड कम्युनिकेशन इवन फास्टर, सैटेलाइट्स की मदद से जो कम्युनिकेशन और भी ज़्यादा फास्ट हो गया है। सैटेलाइट्स हैव हेल्प्ड इन ऑयल एक्सप्लोरेशन, सर्वे ऑफ फॉरेस्ट, अंडरग्राउंड वाटर, मिनरल वेल्थ, वेदर फोरकास्ट एंड डिजास्टर वार्निंग। देखो इन सब सैटेलाइट की मदद से हम जो है क्या क्या कर सकते हैं, सर्वे कर सकते हैं फॉरेस्ट का, अंडरग्राउंड वाटर का, मिनरल वेल्थ, वेदर फोरकास्ट कर सकते हैं, बारिश होगी क्या होगा, तापमान कैसा रहेगा, ये सब चीज़ें फोरकास्ट कर सकते हैं। वायरलेस टेक्नोलॉजी, टेलीफोनिक कम्युनिकेशन थ्रू सेलुलर फोन्स हैव बिकम वेरी पॉपुलर टुडे। वायरलेस जो टेलीफोनिक कम्युनिकेशन होता है, अभी पता है सब चीज़ें वायरलेस है, ठीक है। मोबाइल फ़ोन क्या है, एक वायरलेस मोड ऑफ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। Internet not only provides us with worldwide information and interaction but has also made our lives more comfortable. इंटरनेट देखो ना सिर्फ हमें पूरे संसार की वर्ल्ड वाइड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, बल्कि इसने हमारे कम्युनिकेशन को और भी आसान बना दिया है इंटरनेट ने, ठीक है। नाउ वी कैन रिजर्व टिकट्स फॉर रेलवेज, एयरवेज एंड इवन सिनेमाज एंड होटल सिटिंग एट होम। अब आपको पता है आप घर बैठे अपनी टिकट बुक कर सकते हो, सिनेमा जाना है, होटल बुक करना है, रेलवे क्या या फिर एयर टिकट बुक करनी है, सब कर सकते हो आप घर बैठे। विद दिस काइंड ऑफ इंटर कनेक्टिविटी ऑफ पीपल, सर्विसेज एंड इंस्टीट्यूशंस अक्रॉस द वर्ल्ड, वी आर लार्जली ग्लोबल सोसाइटी। ये सारी कनेक्टिविटी होने की वजह से, ट्रांसपोर्टेशन की है चाहे वो कम्युनिकेशन की है, हम एक बड़े जो है वर्ल्ड वाइड एक ग्लोबल सोसाइटी के रूप में रह रहे हैं, जहाँ हम हर समय एक दूसरे से कनेक्टेड रह सकते हैं। क्लियर, तो ये चैप्टर आपका यहाँ कंप्लीट होता है।